हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसे इंग्लिश में कोवैलेंट सॉलिड्स या और नेटवर्क सॉलिड्स कहते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स। तीसरा है आणविक ठोस, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। और चौथा है धात्विक ठोस, जिसे इंग्लिश में मेटलिक सॉलिड्स कहा जाता है। तो आइए पहले वर्गीकरण को समझते हैं। पहले वर्गीकरण का नाम है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसे इंग्लिश में कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है। तो सहसंयोजक ठोस के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण कौन होते हैं, तो बताना है कि सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। यही बताया गया है कि इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधे होते हैं। यानी जो ये परमाणु होते हैं ठोस के अंदर, ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधे होते हैं और एक विशाल जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। यानी जब परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं तो एक विशाल जाल जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। जाल को इंग्लिश में नेटवर्क कहते हैं। और तो इस प्रकार के ठोस में जाल जैसी रचना बन जाती है, इसीलिए इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो इन जालों की इकाइयों में एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तो जो ये नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क के भीतर एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं या अलग अलग टाइप के परमाणु भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर प्रबलता से संलग्न होते हैं। सहसंयोजक बंध के बारे में बताया गया है कि प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं और प्रबल होने के कारण इनके इस प्रकार इनसे बने ठोस के भीतर जो परमाणु होते हैं वो अपनी स्थितियों पर प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। इस प्रकार के ठोस जब परमाणु जो है वो पास पास बंधे होंगे प्रबलता से, तो एक अत्यधिक कठोर होंगे और भंगुर यानी जरा सा ठोकर लगेगा तो ये टूट जाएंगे, भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है। इनको जब पिघलाया जाता है तो ये अत्यंत उच्च ताप पर पिघलते हैं और एक गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। यानी कि जब इनको पिघलाया जाता है तो ये अपने गलनांक से पहले ही विघटित हो सकते हैं। एक विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, अतः ये विद्युत रोधी होते हैं। सहसंयोजक ठोस के बारे में बताया गया है कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। यानी हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड जो होते हैं वो सहसंयोजक ठोस होते हैं। आगे बताया गया है कि ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट के बारे में बताया गया है कि यह एक सहसंयोजी ठोस होता है, फिर भी यह विद्युत का
सुचालक होता है और साथ ही साथ यह मुलायम होता है। तो इसके बारे में आगे फिर बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। उसके ये अपवादात्मक गुण, यानी जो इसके ये जो सहसंयोजक अन्य सहसंयोजक कोषों के विपरीत जो गुण प्रदर्शित कर रहा है, वो क्यों ऐसा होता है, उसके लिए बताया गया है कि उसके अपवादात्मक गुण उसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। यानी जो इसके अपवादात्मक गुण होते हैं वो इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। यानी ग्रेफाइट के भीतर जो है कार्बन परमाणु के बारे में बताया गया है कि परत दर परत व्यवस्थित होते हैं। जैसे कार्बन परमाणु षटकोणीय संरचना बना के एक परत बनाते हैं, फिर उसके नीचे जो है दूसरी परत रहती है, फिर जैसे एक पटरा के नीचे, लकड़ी के पटरे के नीचे जो है एक पटरे के नीचे दूसरा पटरा, दूसरे के नीचे तीसरा पटरा, तो ऐसे तीसरे के नीचे चौथा पटरा, ऐसे जो है ग्रेफाइट के अंदर भी बताया गया कि कार्बन के परमाणु जो होते हैं वो षटकोणीय संरचना बनाते हैं, और एक षटकोणीय संरचना के जस्ट नीचे दूसरी षटकोणीय संरचना होती है, और दूसरे के नीचे तीसरी षटकोणीय संरचना, ऐसे ऐसे परत दर परत ग्रेफाइट के अंदर ये कार्बन परमाणु जो होते हैं वो विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं। आगे फिर बताया गया है कि और प्रत्येक कार्बन परमाणु, यानी इसी ग्रेफाइट की संरचना के अंदर जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है वो उसी परत के 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधा होता है। यानी प्रत्येक परत के भीतर, जैसे यहाँ मान लीजिए एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती, जैसे एक कार्बन परमाणु है तो इसी परत का एक निकटवर्ती ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4। तो 4 में से 3 वैलेंसी जो है इन 3 कार्बन परमाणुओं से या उसी परत के 3 कार्बन परमाणुओं से बैलेंस हो जाती है। यही चीज यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु जो है उसी परत के 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधा है। अब वैलेंसी होती है 4, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो बताया गया कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस परत और इस परत दोनों परत के बीच में स्थित होता है। और यही देखिए यहाँ लिखा है कि प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है, यानी यहाँ बीच में उपस्थित होता है, और यह गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यही मुख्य इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाता है। यानी जो यहाँ मुक्त अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वही ग्रेफाइट को विद्युत धारा का उत्तम चालक बनाता है। ग्रेफाइट की षटकोणीय परतें, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है इसके लिए बताया गया है कि ग्रेफाइट की जो षटकोणीय परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं, अतः यह ठोस स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट लगा होता है उस पेंसिल से जब लिखा जाता है तो ग्रेफाइट की एक परत खिसकती रहती है, जैसे जैसे हम अक्षर लिखते जाते हैं एक एक परत छूटती चली जाती है। तो यही आपको बताया गया कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। तो बताया गया कि ग्रेफाइट के भीतर जो षटकोणीय परतें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती हैं, जिसके कारण यह मुलायम होता है, अतः यह ठोस स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये हो गया सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में। तो अगर कोई पूछे कि किसी सहसंयोजक ठोस के बारे में बताइए, तो हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये सब जो है सहसंयोजक ठोस होते हैं। तो आइए दूसरे वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड के अवयवी कण, यानी अवयवी कण क्या होते हैं? वे कण जिनके द्वारा किसी ठोस का निर्माण होता है उसे अवयवी कण कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आयनिक ठोस जो होते हैं ये आयनों से निर्मित होते हैं, यानी आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं।
स्थिर वैद्युत बलों से बंधने पर होता है। यानी यहाँ एक हमने सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण साल्ट भी कहा जाता है, साधारण लवण कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड की हमने संरचना यहाँ बना दिया है। यहाँ छोटा जो परमाणु है सोडियम का परमाणु है, या जिसमें पॉजिटिव का चिन्ह लगा है वो सोडियम आयन, और दूसरा जो है जो निगेटिव वाला है वो क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन से प्रबल कूलामी, जिसे हम लोग स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं, बलों द्वारा बंधा होता है। तो यही चीजें यहाँ बताई गई हैं कि आयनिक ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलामी बलों से बंधने पर होता है। एक ठोस कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये ठोस जो होते हैं इनके आयन जो होते हैं वो अत्यधिक पास स्थित होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में अंतराणु का आकार बहुत कम होता है या नगण्य के बराबर होता है, जिसके कारण ये कठोर होते हैं और इन्हें तोड़ने पर टूट जाते हैं, इसलिए ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और पतनांक उच्च होते हैं। बताया गया है कि इन आयनों के बीच में जो लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत प्रबल होता है और उसको तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए बताया गया है कि इनके गलनांक और पतनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। इसमें आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसमें बताया गया है कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयन एक दूसरे से प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, जिसे हम लोग प्रबल कूलामी बल भी कह सकते हैं, इसके द्वारा ये बंधे होते हैं, जिसके कारण ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि अतः एक ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है कि आयनिक पदार्थ जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके आयन जो होते हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे में बंधे होते हैं। और जब आयन एक दूसरे में बंधे होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते, जिसके कारण विद्युत के कुचालक हो जाते हैं। जब इनको जल में घोल दिया जाता है तो जल में घोले जाने पर बताया गया है कि जो इन आयनों के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है या जो प्रबल कूलामी बल होता है, ये बल जो है जल के अणुओं के द्वारा तोड़ दिया जाता है या विलायक अणुओं के द्वारा तोड़ दिया जाता है। तो इसी बल के ऊपर जो है या इन आयनों के ऊपर जल के जो हाइड्रोक्सिल आयन तथा हाइड्रोजन आयन होते हैं, इन आयनों के ऊपर जब प्रबल आकर्षण बल आरोपित कर देते हैं तो ये जो बल है ये टूट जाता है। जब टूट जाता है तो आयन फ्री हो जाते हैं, और जब आयन फ्री हो जाते हैं तो यही वैद्युत संयोजी यौगिक या यही आयनिक यौगिक जो होता है वो विद्युत धारा का चालन करने लगता है। यही आगे बताया गया है कि जल में घोले जाने पर आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं और वे विद्युत का संचालन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो साल्ट होते हैं ये सब साल्ट जो है वो वैद्युत संयोजी या आयनिक ठोस होते हैं। लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा होता है, या एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो इसको हमको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पहले देखिए जब हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए ये सोडियम आयन को देखते हैं, ये सोडियम आयन जो है देखिए एक क्लोराइड आयन, दूसरा, तीसरा और चौथा, और एक जब हम त्रिविमीय संरचना बनाएंगे तो एक क्लोराइड आयन ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो एक क्लोराइड आयन इधर से आ जाएगा और एक पीछे से आएगा। इस तरह से कुल हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाला 6। तो इस तरह से एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन द्वारा, और इसी प्रकार एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों द्वारा घिरा होता है। अगर क्लोराइड आयन की बात करेंगे, जैसे क्लोराइड आयन है तो एक सोडियम इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो कुल मिला के तो 4 सोडियम साइड से हो गए, एक ऊपर से और एक पीछे से। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि सोडियम क्लोराइड यौगिक में एक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा होता है, तो प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, या प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो दो और वर्गीकरण है, एक आणविक ठोस है और दूसरा धात्विक ठोस है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।